नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। पश्चिम बंगाल के चुनाव के रुझान आ रहे हैं और कुछ सीटों के नतीजे भी आ गए हैं। और अभी तक के जो रुझान और नतीजे हैं उसमें एक बार फिर से दीदी सत्ता में वापसी कर रही हैं। हालांकि नंदीग्राम सीट पर उठापटक का दौर जारी है। शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर से आगे निकल गए हैं। आखिरी राउंड की गिनती में 6 वोटों की बढ़त शुभेंदु अधिकारी को अभी मिली है। बंगाल में टीएमसी 204 पर और बीजेपी 81 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। नंदीग्राम जो सबसे हॉट सीट है, यहां पर लगातार हम देख रहे हैं सुबह से कि उठापटक का दौर जारी है। शुरुआती दौर में शुभेंदु अधिकारी लगातार आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें पछाड़ दिया और अब आखिरी दौर की जब काउंटिंग चल रही है तो फिर से शुभेंदु अधिकारी आगे निकले हैं। लेकिन यह फासला बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। 6 वोटों की बढ़त अभी शुभेंदु अधिकारी को मिली है। हमारे साथ आशुतोष जी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल देव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और धीरेन्द्र पुंडीर कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल देव जी, ये जो हम उठापटक देख रहे हैं, 50,000 वोटों से जीतने का दावा शुभेंदु अधिकारी ने किया था। तो एक तो बंगाल 200 से ज्यादा सीटों पर जीतने का जो दावा था बीजेपी का, वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी अपने ही गढ़ में अगर जीत भी रहे हैं तो 6 वोट से जीत रहे हैं अभी आखिरी राउंड में। हाँ, ये बड़ी रोचक चीज है। पिछली बार भी हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, तो मैं ये कह रहा था कि शुभेंदु अधिकारी, पूरा जो अधिकारी परिवार है उसका उस पूरे इलाके पे जो कब्जा है और जो स्थानीयता की ताकत होती है, ये हमको नंदीग्राम में दिख रही है। बावजूद इसके कि आप ये देखिए कि इसको शुभेंदु अधिकारी की संभावित हार के रूप में कम, लेकिन ये एक मुख्यमंत्री की संभावित हार के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। तो एक मुख्यमंत्री को इतना ज्यादा लड़ना पड़ रहा है, इतना संघर्ष वहां पे करना पड़ रहा है, तो वो भी ऐसी वैसी मुख्यमंत्री नहीं, ऐसी मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश में 2/3 बहुमत से जीत रही है, जो बिल्कुल एक लहर जैसी दिख रही है। उन्होंने बीजेपी के सारे अनुमानों को, तैयारियों को ध्वस्त कर दिया। उस मुख्यमंत्री को एक चुनाव क्षेत्र में जिसमें वो पहली बार गई हैं, वहां पर एक स्थानीय नेता और स्थानीय परिवार की ताकत से टक्कर लेनी पड़ रही है। तो ये स्थानीय नेतृत्व की टक्कर और उसकी जो ताकत है, ये वो दिखा रहा है। अब ये किसी भी तरफ जा सकता है, इसलिए अभी अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा। 6 सीट का कोई मतलब नहीं होता, 6 वोट का। लेकिन भारतीय राजनीति की जो कई बड़ी रोचक विडंबनाएं हैं, उनमें से एक ये भी है कि बड़ा आख्यान और स्थानीय आख्यान, इनके बीच में कई बार किस तरह की दिलचस्प टक्कर होती है और कई बार स्थानीयता किस तरह से पूरे प्रदेश के मूड पर हावी होती दिखाई दे आपको, ये हमको वापस नंदीग्राम में देखने को मिल रहा है। जी आशुतोष जी, मैं भी गया था नंदीग्राम, वहां पर कवरेज के लिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मैं पहुंचा हुआ था। वहां पर जब मैं कवर कर रहा था तो साफ साफ नजर आ रहा था कि एक पूरा वर्ग है जो दीदी की तरफ है, एक पूरा वर्ग है जो शुभेंदु अधिकारी की तरफ है। ये वही जगह थी जहां से शुभेंदु अधिकारी ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी और दीदी निकलकर सामने आई थी, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनी थी यहां के आंदोलन के बाद। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो टक्कर जिसको बहुत आसान शुभेंदु अधिकारी समझ रहे थे, ये आसान टक्कर थी नहीं। मैं तो इसका उल्टा कहूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में एक नेता के तौर पर, उनकी राष्ट्रीय पहचान के तौर पर और स्थानीय पहचान के तौर पर कोई तुलना है नहीं। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के नंबर 2 रहे हैं, उनके लेफ्टिनेंट रहे हैं, उनके शागिर्द रहे हैं। ऐसे में भले ही ममता बनर्जी 6 वोटों से पीछे चल रही होंगी, तो इसको ये नहीं मानना चाहिए कि शुभेंदु अधिकारी का प्रदर्शन खराब है। मेरा तो ये मानना है कि शुभेंदु अधिकारी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है कि वो ममता बनर्जी जैसी इतनी बड़ी नेता को अपने विधानसभा क्षेत्र में वो रोक पा रहे हैं और उनको इतनी कड़ी टक्कर दे पा रहे हैं। तो चुनाव के दौरान सारे राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वायदे भी करते हैं। अगर शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा था कि 50,000 वोटों से वो जीत रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी नेता जब चुनाव लड़ने जाता है तो कभी ये नहीं कहता कि मैं हार रहा हूं, वो बड़े दावे ही करता। आपको याद होगा अमित शाह ने कहा था कि 200 से ज्यादा सीटें वो पश्चिम बंगाल में लेकर आएंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने जिस दिन एग्जिट पोल हुए तब भी कहा था 180 के आसपास सीटें आएंगी। तो मुझे लगता है कि ये शुभेंदु अधिकारी का अपना प्रदर्शन उस लिहाज से बहुत अच्छा है
और इसमें ये मानना चाहिए कि उन्होंने बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी है और उनकी पकड़ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर अलग है। हाँ, जिस तरीके की कैंपेनिंग किया है उस पर जरूर गहरे सवाल खड़े होते हैं, क्या वो कैंपेनिंग का तरीका सही था या नहीं सही था, लेकिन आपको मालूम है कि आज की राजनीति के अंदर सब कुछ जायज है। जी आशुतोष जी, अगर शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से अभी चुनाव चल रहा है, नतीजे भी आने बाकी है, थोड़ी देर में मुझे लगता है कि नतीजा भी आ जाएगा, तो अगर ये शुभेंदु अधिकारी का अच्छा प्रदर्शन है तो दीदी मात खा गई शुभेंदु अधिकारी से? मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं। मेरा अपना मानना यह कि शुभेंदु अधिकारी को जब भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा तो उसके बाद ममता बनर्जी के लिए महत्वपूर्ण यह था कि वो अपने काडर को डिमोरलाइज ना होने दे, खासतौर पर उस क्षेत्र में जहां पर शुभेंदु अधिकारी उनके परिवार का दबदबा है। और ये कोई छोटा मोटा दबदबा नहीं है। मतलब जिस भारतीय जनता पार्टी जिस वंशवाद का विरोध करती है, दरअसल उसी वंशवाद के भरोसे वो ममता बनर्जी को हराना चाहते थे। शुभेंदु अधिकारी के भाई वहां पे बड़े नेता हैं, उनके पिताजी बड़े नेता हैं, उनके भाई के भाई जो हैं वो वहां पे स्थानीय स्तर पर बड़े नेता हैं। तो उस पूरे के पूरे इलाके में पूरे परिवार का जबरदस्त कब्जा आज से नहीं, कम से कम पिछले 20-22 सालों से है। तो वैसी स्थिति में अगर ममता बनर्जी वहां अच्छा प्रदर्शन या हार भी जाती हैं तो मुझे कोई बड़ी हैरानी फिलहाल तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये पर्सनल लेवल पर उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा और एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि हारने के बाद क्या उनको वाकई में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नैतिक सवाल होगा। हालांकि मैं जानता हूं इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है, वही मुख्यमंत्री रहेंगी, वही पार्टी चलाएंगी और वही होंगी। अगर आपको याद होगा कि जो अरुण जेटली जी जब पूरे देश के अंदर लहर चल रही थी तो अरुण जेटली जी आशुतोष जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सर माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं, वापस आपके पास आऊंगा। नंदीग्राम में ममता बनर्जी फिर से आगे हो गई। देखिए, जब तक हम लोग बात कर रहे हैं, एक बार फिर से अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें शुभेंदु अधिकारी 820 वोटों की बढ़त पर थे, लेकिन अब आखिरी राउंड की गिनती जारी है और इसमें फिर से एक बार ममता बनर्जी आगे निकल गई हैं। धीरेन्द्र पुंडीर ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। धीरेन्द्र जी, हम देख रहे हैं कि लगातार ये उठापटक का दौर जारी है, लेकिन जो दो बातें आशुतोष और राहुल जी कह रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भले ही बाकी जगहों पर हार रही हो, कम से कम दीदी जहां से खड़ी हुई वहां पर तो टक्कर देने में बीजेपी कामयाब हो गई या शुभेंदु अधिकारी। दूसरी बड़ी बात यह है कि भले ही बंगाल दीदी जीत रही हो, लेकिन अपने ही क्षेत्र में वो ऐसा लग रहा है कि अगर जीत भी जाती है तो हार कर जीतेंगी। देखिए, आखिरी में तो जीतना ही मायने रखेगा, क्योंकि ममता बनर्जी अगर यहाँ से हारती है तो उसका मैसेज बहुत खराब जाएगा। भले ही वो पूरी अपनी छवि के साथ बाकी तमाम जगह जिता कर लाई हो 2/3, लेकिन राज्य की मुखिया जहाँ खुद चुनौती देने पहुंची वहाँ अगर वो हार जाती हैं उस शख्स के जिसको उन्होंने ताकत दी थी। एक ज़माने में इस परिवार के पास 65 पोजिशंस होल्ड करते थे। ये जिस तरह से यहाँ इन्होंने पूरा इलाका इनके पास छोड़ दिया गया था, अगर वहाँ वो उसके सामने हारती हैं तो ये बहुत ख़राब मैसेज जाएगा। हालांकि अभी 820 वोटों से आगे चल रही है, ये आखिरी राउंड है और इसमें ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सोनाचूरा का वो इलाका है जहां एक मिक्स आबादी है। क्योंकि हम अभी तक लगातार बात कर रहे हैं ध्रुवीकरण की, इस हिस्से में नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2 इस तरह से दोनों हिस्सों को बांटा जाता है, लेकिन ये सोनाचूरा इलाका है जहां याद होगा नंदीग्राम का जब फायरिंग हुई थी किसानों का जिनकी मौत हुई थी, उनमें से 6 से 7 लोग इसी नंदीग्राम सोनाचूरा इलाके के थे। यही वो मुझे लग रहा है जहां पर धीरेन्द्र आप खड़े ठीक उसके पीछे जो पुल है, उसी पुल के नीचे बहुत सारी डेड बॉडीज मिली थी। जी, ये मैं थोड़ा उससे अलग खड़ा हूं विद्या, लेकिन ये ज़रूर है कि ये पूरा इलाके में जिस तरह का माहौल है वो कोई भी आदमी ये तय करने की स्थिति में नहीं था कि कौन जीतेगी। हाँ, उस दिन जरूर आकलन करने वालों ने कहा था कि ममता दीदी हार रही हैं, लेकिन आज ममता दीदी अब इस आखिरी राउंड में उनकी 820 की ये बढ़त अब कुछ देर तक अगर बनी रहती है तो ममता बनर्जी इस चक्रव्यूह से भी जीत कर निकलेंगी। ये ज़रूर है कि उनको शुभेंदु अधिकारी रोकने में कामयाब हुए थे, उन्होंने उनको कम से कम 5 दिन वहीं रोके रखा, उसके अलावा उनको जाना पड़ा और अपनी पूरी पोल स्ट्रेटजी को बदलना पड़ा। जिस वक्त वो शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए यहाँ पहुंची थी, उनकी टीम के अंदर भी कई सारे मतभेद विद्या हुए थे कि अचानक बिना बताए, और उन्होंने खुद से ये फैसला लिया था कि सीधा वहां पहुंचे भवानीपुर को छोड़कर। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जिस तरह की लड़ाई लड़ती हैं, सड़क पर लड़ती हैं, और अब फिर उन्होंने साबित किया है कि वो बंगाल की सड़कों से लोगों के साथ सबसे बेहतर संवाद करने वाली नेता है अभी के दौर में। तो मुझे लगता है कि एक लड़ाई बड़ी दिलचस्प लड़ाई है और हमको इसके नतीजे का आखिर तक इंतजार करना होगा। जी राहुल देव जी, 205 सीट पर अगर टीएमसी लीड कर रही है इस वक्त रुझान में, तो यह मान लिया जाए कि जो कोर वोटर है दीदी का वो छिटका नहीं,
और उसके अलावा जो तमाम तरह की बातें हो रही थी कि एक खास तबका दीदी के साथ है, रहेगा या नहीं रहेगा, तो शायद लगता है कि वो तबका भी दीदी के साथ ही रहा। नहीं, वो तबका ही नहीं रहा, उनके वोट, टीएमसी के वोट बढ़े भी लग रहे हैं जी, 4 या 5% शायद। तो इसका मतलब है कि नए वोट भी उनको मिले हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस और लेफ्ट के जो वोट थे, जो बिल्कुल धराशायी हो गई हैं ये दोनों पार्टियां, अपने अपने समय की इतनी बड़ी पार्टियां थी, उनका वोट बड़ी संख्या में टीएमसी को भी मिला है, बीजेपी को भी गया है, लेकिन काफी बड़ी संख्या में वो टीएमसी को भी मिला है। वरना टीएमसी के वोट बढ़ने का कोई मतलब नहीं था। ये नए वोट कहां से आ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी जमीन तो बचाए रखी ही है, लेकिन उसमें कुछ और भी जोड़ा भी है। महिलाएं लगता है कि काफी अच्छी संख्या में, खूब बड़ी संख्या में ममता बनर्जी के साथ गई हैं। मुसलमान वोट जो 90-95 सीटों पर बहुत निर्णायक हैं, लगभग तय करते हैं कौन जीतेगा, वहां पर वो टीएमसी के साथ गए हैं। और उनका जो भद्रलोक था, या जो इधर ये प्रेसिडेंसी वाला इलाका जिसको कहते हैं, यानी दक्षिण बंगाल का कलकत्ता और उसके आसपास के जो इलाके थे, वहां पर तृणमूल की पकड़ बरकरार रही है। और वहां पर बीजेपी अपने जड़ें जमाने में कामयाब नहीं हुई है। वहां पर वोटिंग की सबसे कम हुई, वहां कोविड का भी असर रहा है। वहां बीजेपी का जो उच्च वर्गीय मतदाता रहा है वो बाहर नहीं निकला कोविड के डर में, लेकिन तृणमूल का मतदाता खूब जमकर निकला है दक्षिण बंगाल में। जी आशुतोष जी, जब बंगाल में था, मैं 2 महीने करीब मैं बंगाल में रह के आया चुनाव के दौरान, और वोटिंग के दौरान में वहीं पर था। मैं देख रहा था कि महिलाएं, जिसका जिक्र राहुल देव जी ने किया कि महिलाएं जमकर आ रही थी, और मैं देख रहा था कि पुरुषों की लाइन भले ही खत्म हो जा रही थी, छोटी बड़ी हो जा रही थी, लेकिन महिलाओं की कतार बड़ी लंबी रहती थी। तो क्या ये वही महिलाएं हैं जो दीदी की सपोर्ट में निकली थी, और दीदी को इन महिलाओं ने अब एक बार फिर से सत्ता के शिखर पर बिठाने की पूरी तैयारी कर दी है? देखिए, अभी तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे पास कोई साइंटिफिक सर्वे है नहीं। लेकिन जो बातचीत लगातार कही जा रही, जो संवाददाताओं ने लगातार जानकारी दी, उसके मुताबिक महिलाओं में ममता बनर्जी का बहुत अच्छी पकड़ थी और बहुत ज्यादा आकर्षण भी था। अभी राहुल जी ने जो एक बात कही है, वो महत्वपूर्ण बात यह है, मुझे लगता है राहुल जी की जो आंकड़े इस वक्त हमारे पास, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं, उसके मुताबिक ममता बनर्जी का वोट शेयर है, वो जो वोट परसेंटेज है, वो 44% से बढ़ के 48% के आसपास बढ़ा, यानी 4% की उसमें बढ़ोतरी हुई है लोकसभा चुनाव से अगर उसका आकलन करें तो। लेकिन 2019 का जो बीजेपी का परफॉर्मेंस था, उसमें 3% की कमी आई है। इसका मतलब यह है कि जो लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर घटा है पूरी तरीके से, वो सारा का सारा जो है वो ममता बनर्जी की तरफ शिफ्ट किया है। कांग्रेस पार्टी लगभग 3% पर आकर टिक गई है, और लेफ्ट पार्टी जो है सीपीएम जो है वो 4-4.5% पर टिक गई है। जबकि चुनाव के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का अगर आकलन करें तो 10 से 12% इन दोनों का कंबाइंड स्ट्रेंथ थी। तो ये वोटर जो था, उसने तय किया कि उसे बीजेपी को वोट नहीं देना है, उसे तृणमूल को वोट देना है। ये शिफ्ट फिलहाल अभी दिखाई पड़ता है, हालांकि तस्वीर और साफ होगी जब और क्लियरली परसेंटेज सामने आएंगे वोटों के। जी, विश्लेषण और जब होगा और चीजें, डाटा जब क्लियर होंगी तो चीजें और साफ हो जाएंगी। धीरेन्द्र जी राहुल जी कि आज मैं सुन रहा था, कैलाश विजयवर्गीय ने एक चीज स्वीकार की है। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही सुबह ही 11 साढ़े 12 के आसपास, कि ऐसा लगता है कि चौथे चरण के बाद से कांग्रेस और लेफ्ट ने ये तय कर लिया, एक नई तरह की विपक्षी एकता तय बनी, और उन्होंने अपना वोट टीएमसी को शिफ्ट कर दिया। अपने मतदाताओं को कहा कि वो उधर ही जाएं। तो उन्होंने अपनी हार की कीमत पर यह तय किया कि बीजेपी ज्यादा बड़ा खतरा है, हमें उसको नहीं आने देना है, किसी भी कीमत को रोकना है। इसलिए उन दोनों पार्टियों का भी वोट काफी बड़ी संख्या में तृणमूल को गया है। जी बिल्कुल, धीरेन्द्र बीजेपी के नेता स्वयं कह रहे हैं। जी, धीरेन्द्र पुंडीर लगातार आप ग्राउंड पर हैं पश्चिम बंगाल में, और काफी लंबे समय से हैं। अभी ऐसा लगा कि आखिरी 3 दौर की जो वोटिंग हुई, उसमें बीजेपी पिछड़ गई। क्या लग रहा है, अभी आप ग्राउंड पर हैं, वहां पर क्या समझ में आ रहा है कि ये जो आखिरी 3 दौर की वोटिंग थी, उसमें बीजेपी को काफी नुकसान हो गया, और उसकी एक बड़ी वजह यह भी रही कि कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा था, बहुत अच्छे से चुनाव प्रचार ठीक से हो नहीं पाए?
देखिए विद्या, इसको अलग अलग तरीके से देखना होगा। सिर्फ आखिरी 3 दौर नहीं, अगर आप पुरुलिया में देख रहे हैं टीएमसी आगे जा रही है, तो ये पहले फेज से शुरू हो रहा है, जब बीजेपी अपने काडर को मुझे लगता है संभाल पाने में उस तरह कामयाब नहीं होती हुई दिख रही। चूंकि पूरा कंप्लीट विश्लेषण हम इसके बाद ही कर पाएंगे जब पूरा डाटा एक बार सामने आ जाएगा, लेकिन ये साफ दिख रहा है। इसके बाद हम 3 फेज के बाद लास्ट अगर आखिरी 3 फेज की तरफ बात करते हैं, तो ये वही इलाका है जहां की टीएमसी अपनी ताकत के वक्त, यानी सबसे ज्यादा उरूज पर अभी भी जहां नहीं है वो पिछले चुनाव में थी। 211 वोट सीट जब उन्होंने हासिल की थी, उस वक्त भी वो मालदा, मुर्शिदाबाद और इधर घुस नहीं पाई थी। उनको यहां बड़ी टक्कर सामना करना पड़ा था, और कांग्रेस और सीपीएम दोनों की सबसे ज्यादा सीटें जो 70 में से वो यही इसी हिस्से से आई थी 22 की। और अगर हम 2019 के डाटा को कंपेयर करते हैं तो यहां से 9 सीटों पर जो बढ़त थी बीजेपी कांग्रेस को, वो इसी में थी। इन दोनों फेज में, एक में 4 और एक में 5 सीट थी। लेकिन ये तय हो गया था कि ये वोटर शिफ्ट कर रहा है। भले ही मैं कैलाश विजयवर्गीय की इस बात से बहुत ज्यादा सहमत, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा उन्होंने जरूर बचाव उस समय सोच लिया होगा, वरना उससे पहले ही ये तय हो चुका था, अगर हम लोग उन इलाकों में घूम रहे थे, कि पूरा जो शिफ्टिंग है, जो वहां धार्मिक आधार पर पूरा शिफ्ट हो रहा था, उनमें कांग्रेस और सीपीएम की बहुत ज्यादा भूमिका वहां नहीं दिख रही थी। किसी भी तरीके से वो कहीं खड़े होते नहीं दिख रहे थे। अधीर रंजन चौधरी को अगर आप देख रहे थे तो वो एक असमंजस में थे कि केंद्र की माने जो ये चाहता है कि बीजेपी को रोका जाए, भले ही उसके लिए बंगाल को बलिदान किया जाए, या फिर वो अपनी ममता बनर्जी के खिलाफ लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक दुश्मनी को प्रश्रय दें, उसी असमंजस में वो लगातार दिख रहे थे। लेकिन उनके वोटर हर जगह से शिफ्ट कर रहे थे। उसी तरह से सीपीएम का है, सीपीएम का बिल्कुल पूरी तरह से वोटर्स जो है शिफ्ट कर चुका था पिछली बार बीजेपी की तरफ, और इस बार जो बचा हुआ वोटर था वो सीपीएम की तरफ गया। और जो 4% के करीब की बढ़ोतरी है, लगातार पिछली बार भी बढ़ी थी टीएमसी। हमको ये गौर करना होगा, 2016 के बाद 2019 में टीएमसी के वोट बढ़े थे विद्या, कम नहीं हुए थे। यानी ममता बनर्जी लगातार अपने वोट में इजाफा करती रही। उधर बीजेपी न केवल अपने को बचा नहीं पा रही है, अपने वोटर्स को, और उन जगह वो आपसी चीज और धीरेन्द्र, आप भी ग्राउंड पर हैं और मैं भी घूमा हूं पश्चिम बंगाल, पूरा पश्चिम बंगाल लगभग घूम कर आया था। आशुतोष जी, एक बात जो बीजेपी के जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता थे वो खुलकर नहीं कह पा रहे थे, बड़े नेताओं के सामने या टेलीविजन पर वो खुलकर नहीं कह पा रहे थे, लेकिन एक बात की कसक उनके दिल में जरूर थी कि बाहर से नेता आ रहे हैं, उन्हें टिकट दिया जा रहा है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर बिठा दिया जा रहा है। और ये जो ग्राउंड के नेता या कार्यकर्ता थे बीजेपी के, वो उनसे ठीक से इंटरेक्ट भी नहीं हो रहे थे, उनसे उनके पास पहुंच भी नहीं रहे थे, या फिर उनकी बात वो जो नेता आ रहे थे बाहर से वो सुन भी नहीं रहे थे। तो क्या बीजेपी के लिए यह भी एक बड़ा नुकसान रहा? स्थानीय स्तर पर इसका नुकसान होता है, लेकिन जब कोई नया लीडर आता है तो वो अपने साथ भी एक समर्थकों का एक वर्ग लेकर आता है। उस विधानसभा के अंदर या उस लोकसभा के अंदर उसका अपना एक वजूद होता है, तो उसका भी फायदा पार्टी को होता है। लेकिन यह बात सच है कि जो स्थानीय नेता होते हैं, जो नए नेताओं के आने से उनको अंदर तकलीफ होती है। मैं एक चीज यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि राहुल जी को इसमें थोड़ा सा रिएक्ट करना चाहिए, कि ये देखने में आया, और मैंने कम से कम पिछले 13-14 विधानसभा चुनाव का एक अध्ययन किया है, और उस अध्ययन के आधार पर एक चीज जो मुझे समझ में आई है कि लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव की तुलना में विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर होता है वो गिरता है। और अगर आप गोवा चुनाव के बाद से दिल्ली तक के चुनाव का अगर आप अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि 8% से लेकर 26% तक भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर आके विधानसभा के चुनाव में धड़ाम से गिर जाता है। अब मुझे भी यह लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में क्या इस बार ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमारे पास आ रही है उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर गिरा है। तो इसका मतलब क्या है कि लोग जब नरेंद्र मोदी को चुनने जाते हैं तो लोगों में ज्यादा उत्साह होता है, लेकिन जब लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनने जाते हैं तो उनका उत्साह कम हो जाता है। तो कुछ एक्स्ट्रा वोट है जो मोदी के साथ जाता है, वो बीजेपी को नहीं आता है। ये हमारे ख्याल से एक बड़ी दिलचस्प फिनोमेना है जिसको समझने की जरूरत है। एक बात यह भी है कि ममता बनर्जी के रूप में एक चेहरा मुख्यमंत्री का बंगाल के सामने था, और वो मुख्यमंत्री लगातार 2 बार से थी, और आगे भी मुख्यमंत्री वही बनेंगी, ये भी पहले से तय था। तो लोग ये सोचकर ममता बनर्जी या टीएमसी के नाम पर वोट करने जा रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव मोदी या फिर जो बीजेपी के बड़े नेता थे वहां कुछ उनके नाम पर, उनके चेहरों पर लड़ने की कोशिश हो रही थी। तो क्या पश्चिम बंगाल की जनता यह समझ रही थी कि मोदी तो यहां आने वाले हैं नहीं मुख्यमंत्री के तौर पर, और बाकी जो नेता दिल्ली से आए हैं वो भी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं? तो क्या फिर एक चेहरा होता अगर सामने तो भी बीजेपी के लिए थोड़ा सा फायदे का सौदा होता? एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और लौटेंगे फौरन। हमारे साथ राहुल देव जी बने हुए हैं, आशुतोष जी हैं और धीरेन्द्र पुंडीर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।